जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि जो ईडी है क्या है, इसकी काली सच्चाई और ईडी का किस प्रकार से यूज बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके खिलाफ कर रही है। वहीं जो अभी हाल ही में जो ईडी है इसने आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। और पहले ईडी ने इनको 6 दिन की रिमांड के लिए यानी कि 28 मार्च तक रिमांड में लिया था, लेकिन फिर इसके बाद ईडी ने जो रिमांड की जो अवधि है वो बढ़ा करके 1 अप्रैल तक कर दी थी। और जिन राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में कैसे जो ईडी है वो शांत बैठी हुई है। इसके अलावा पिछले कुछ मामलों में देखा गया है कि जो ईडी है इसने जिन नेताओं को गिरफ्तार किया या उनसे पूछताछ की थी, जब वो नेता विपक्षी दल से निकल करके बीजेपी में शामिल हो गए तो किस प्रकार से जो ईडी है उसने इन नेताओं के जो मामले हैं उनको ठंडे बक्से में डाल करके रफा दफा कर दिया। और किस प्रकार से जो ईडी है जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको किस प्रकार से निशाना बना रही है। तो इन सभी चीज़ों को आइए इस वीडियो में डिटेल समझते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो ईडी है इसने दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं इन पर आरोप लगाया गया था कि जो आम आदमी पार्टी है इसने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए जो साउथ इंडिया के शराब कारोबारी हैं उनसे लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी और इसी फंडिंग का यूज़ करके जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता था। इसके अलावा उसी समय जब गोवा के विधानसभा के चुनाव थे तब अरविंद केजरीवाल ने जो शराब के कारोबारी हैं इनसे लगभग 45 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी। और इसी घोटाले का आरोप लगा करके जो ईडी है इसने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा सन 2024 की शुरुआत में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं इनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और ईडी ने हेमंत सोरेन पर संपत्ति का आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के अन्य बड़े बड़े नेता हैं जैसे मनीष सिसोदिया हो गया, संजय सिंह हो गया, ये सभी बड़े बड़े जो नेता हैं जिनकी जनता के सामने एक फेस वैल्यू है और अभी जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो ईडी है इसने जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। वहीं इन सभी बातों को समझने से पहले आपको इस बात को समझना होगा, ईडी 5 कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जो ये 2 कानून हैं उनको ईडी सबसे ज़्यादा यूज करती है। पहला कानून है पीएमएलए कानून, जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं। और इस पीएमएलए कानून के तहत ईडी ने पिछले 3 सालों में लगभग 3110 मामले दर्ज किए थे। वहीं वर्ष वाइज देखें तो सन 2020 और 21 में ईडी ने 981 केस, सन 2021 और 22 में ईडी ने 1180 केस, सन 2022 और 23 में ईडी ने 949 केस दर्ज किए थे। वहीं जो ईडी का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि जिसको फेमा कह देते हैं, इसके तहत बीते 3 सालों में जो ईडी है इसने लगभग 12,233 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 2020-21 में मामले 2747 दर्ज किए गए। वहीं 21-22 में 5313 दर्ज किए गए। वहीं जो 22-23 में जो मामले हैं वो ईडी ने 4173 मामले दर्ज किए हैं। वहीं जो ईडी का पीएमएलए कानून है इसमें 2019 में मोदी जी ने फेरबदल कर दिया था, जिसमें ईडी को पीएमएलए कानून के तहत एक नई पावर दे दी गई थी। जब ईडी के पास पीएमएलए कानून के तहत ये पावर नहीं थी तब ईडी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी और सीधे किसी को गिरफ्तार या उससे पूछताछ नहीं कर सकती थी। इसके लिए पहले पुलिस या जो सीबीआई हो गई वो पीएमएलए कानून है इसके तहत मामला दर्ज करती थी। इसके बाद ही जो ईडी है वो कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन 2019 में जो ईडी है इसको पावर दे दी गई कि जो ईडी है वो किसी भी व्यक्ति पर खुद ही एफआईआर दर्ज कर सकती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार या आवास की तलाशी, इसके अलावा कई तरह की जो पूछताछ है वो कर सकती है। और जब ईडी को ये पावर मिल गई उसके बाद आप ग्राफ में देख सकते हैं कि सन 2012, 13, 14, 15 इन सभी सालों में जो ईडी है इसके मामले लगातार बराबर रहे, लेकिन जब 2019 में जब इसको पावर मिल गई इसके बाद तो डायरेक्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं उसमें उछाल देखा गया और जो ये ग्राफ है एकदम ऊपर की तरफ उठ गया। और 2014 से जितने भी जो मामले ईडी और सीबीआई ने दर्ज किए हैं इनमें से जो 95% नेताओं के खिलाफ जो मामले हैं वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हैं। और इन सभी मामलों में एक खास बात देखी गई है कि जो नेता विपक्षी दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं उनके जो केस हैं या उनकी जो जाँच या उन पर किसी भी तरह का जो दबाव है वो डालना बंद कर दिया गया है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ईडी है इसने विपक्षी दलों के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन पर अपना दबाव बनाया हुआ है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, कई सारे नेता हैं। इनकी बारी बारी से बात करते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे आरजेडी के प्रमुख जो लालू प्रसाद हैं उनके पुत्र जो तेजस्वी यादव हैं उन पर भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिसमें अभी 2024 में ही जो ईडी है इसने 5 जनवरी को आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं इनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आप इस प्रकार समझते हैं ये मामला कितना पुराना है। जब लालू प्रसाद भारत के रेल मंत्री थे उस समय जो लालू प्रसाद हैं इन्होंने कहा होगा कि हम ज़मीन के बदले नौकरी देंगे। इसी मामले को अब भी जो ईडी है वो लेकर के जो
तेजस्वी यादव उनको परेशान कर रही है। इसके अलावा अभी पिछले 2 साल पहले दिसंबर 2022 में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, तब इनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया हैं, इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और ईडी ने सौम्या चौरसिया पर अवैध वसूली का आरोप लगा दिया था। इसके अलावा टीएमसी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, उन पर भी जो ईडी है इसने गैर कानूनी खनन का आरोप लगा करके जो पूछताछ है वो ईडी कर रही है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के एक बहुत ही ताकतवर नेता रहे थे, उन पर भी ईडी ने आरोप लगाया था और इसके बाद जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने कैमरे के सामने रिश्वत लेने का जो आरोप है उसको स्वीकार किया था। लेकिन इसके बाद जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो इनका जो मामला है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जो ये पूरा केस है ये नारदा स्टिंग केस के नाम से फेमस है। वहीं महाराष्ट्र में जो अभी डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं, उनको भी ईडी कई सालों से परेशान कर रही थी, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए ईडी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तो महाराष्ट्र से जो बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने इन पर कई बार भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस हैं, इनका बयान अजीत दा चक्की फिशिंग जो बयान था वो बहुत ही चर्चा में रहा था। लेकिन इसके बाद जब अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए, तब अजीत पवार ने खुद कहा था कि जो हमारी लड़ाई है वो किसी खास पार्टी के लिए नहीं है, वो जनता के हित के लिए है। और आप समझ सकते हैं कि नेता किसी भी आरोप से बचने के लिए और पावर में आने के लिए किस प्रकार तक गिर सकते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे वो कांग्रेस की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे उन पर शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप लगाया गया था और इस पूरे मामले में जो अगस्त 2014 में जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, इनके गुवाहाटी में स्थित आवास और इनका जो न्यूज़ चैनल न्यूज़ लाइव है, इसके दफ्तर में भी ईडी ने पूछताछ की थी। इसके अलावा नवंबर 2014 में जो सीबीआई है इसने कई घंटों तक जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं उनसे पूछताछ की थी। लेकिन जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो इनके जो मामले हैं वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए और इनका जो केस है वो रफा दफा कर दिया गया। और बीजेपी में शामिल होने के बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, इसको बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बना दिया है। और ये जितने भी मामले इसमें देखा गया है कि जब विपक्षी दलों के जो नेता हैं जिन पर आरोप ईडी और सीबीआई ने लगाए हैं, ये जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद इन जांच एजेंसियों के जो चार्जशीट है इनसे इन नेताओं के नाम निकल जाते हैं। इनके जो मामले हैं वो ठंडे होकर के रफा दफा कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार के नेताओं की बड़ी लिस्ट है जिसमें नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, भावना गिली, यामिनी यादव, प्रताप सरनाइक, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे जैसे कई नाम हैं। ये सभी नेता हैं वो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे थे। और ये सभी जो नेता हैं इनमें अब एक बात कॉमन है कि अब जो ये नेता हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो सीबीआई, ईडी ऐसी जो जांच एजेंसियाँ हैं, इन्होंने जो कार्रवाई है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है।